संगीत रागी जी। जी जी देखिए, बंधु ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता। आप उनको मालूम होना चाहिए कि कॉरपोरेट टैक्स लगता है, और आपको मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिसको सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स भारत के अंदर ही था। यही कारण था कि आपके यहाँ निवेश नहीं आते थे, इसलिए कांग्रेस के सरकार के समय ही तो ये फिर रागी साहब 1% लोगों के पास सर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूं। इतना तो टैक्स ही कम लगाया है रागी साहब। देखिए, जिसे एशियन टाइगर्स बोला जाता है, मैं तो आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूं। जैसे सिंगापुर की इकोनॉमी है, कोरियन इकोनॉमी है, ये सब डबल डिजिट्स इकोनॉमी में राइज कर रहे थे। तभी कांग्रेस के सरकारों के समय ही ये बात चली थी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो हुआ कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू, इसलिए वो ज्यादा, वो कंपनियां जो है, फॉरेन कंपनियां आज के दिन में कंपनियां चाइना छोड़कर के भारत की तरफ निवेश कर रही हैं। मेरी बात प्रूव कर दी कि आपने कॉर्पोरेट को जो सहायता दी, दूसरी बात सर आपके पास विकल्प एक ही है, विकल्प एक ही है कि नेहरूवियन, प्लीज मुझे अपनी बात खत्म कर देने दी, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। एक नेहरूवियन समाजवाद था। मतलब आपने मेरी बात प्रूव कर दी। अरे सुनिए तो सही, रफीक साहब मेरी अपनी बात 10 सेकंड में मैं खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप बोलिए। देखिए देखिए, एक तो देश के सामने यह विकल्प था कि नेहरूवियन समाजवाद और कम्युनिज्म के गंदे समाजवाद के साथ जिए, जिसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल हो, लेकिन पूरा देश दरिद्रता में जिए। जब न हमारे पास सड़कें होती थी, न जहाज होते थे, न हवाई जहाज बढ़िया से उड़ते थे, न इतने सारे ट्रेनों की अच्छी ट्रेनें थी। दूसरी तरफ यह है कि आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिए, लेकिन इतना सुनिश्चित करें कि हाँ, लोगों की बेसिक सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान रखें, और अंतर होगा, वो धीरे धीरे अंतर अपने आप पटते जाएगा, जो बाकी दुनिया में हुआ है। लेकिन वो फर्स्ट फेज में नहीं हुआ है, सेकंड फेज था। ठीक, मैं वापस लौट के आता हूं, चूंकि ये कलीमुल हफीज का प्रश्न थोड़ा गंभीर था, इसलिए संगीत रागी जी को मैंने अलाउ किया कि उसका जवाब दें और आर्थिक स्थिति के बारे में। लेकिन मानव जायसवाल, सवाल यह है कि क्या टीएमसी को इस बात ये कबूल है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें और टीएमसी उनका सपोर्ट करे, चुनाव लड़े? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ही विधानसभा में कह रहे थे कि समय का कोई भरोसा नहीं हो सकता है, केंद्र में हमारी सरकार हो। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आप सबको शुभकामनाएं हैं। और जहां तक बात है सर, अभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ये सोचना कि हम कहां डिबेट कर रहे हैं, हम किस लिए डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि 2024 आने वाला है, उसके पहले 2023 है, और मैंने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ बीजेपी के तथाकथित सपोर्टर, जो एक्चुअल बीजेपी के ही एक प्रवक्ता है, उनके बारे में सुना। एक हमारे जो आदरणीय जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बोला 8 साल बनाम 60 साल। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला 8 साल। देखिए, पिछले 60 साल मैंने 67 सालों में हमारे देश का टोटल कर्ज था 56 लाख करोड़। इस 8 सालों में हो गया 149 लाख करोड़। 85 लाख करोड़ के आसपास लगभग ये 8 सालों में इन्होंने ले लिया है। 10 साढ़े 10 लाख करोड़ हर साल ये कर्जा लिया, पता नहीं पैसे कहां रखे हैं। हमारे संगीत रागी जी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भाई पहले के जो नेहरूवियन थियरी थी, कम्युनिस्ट थियरी थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ थियरी होंगी, लेकिन धराधर पे क्या था? ट्रेनें थी, धराधर पे हवाई जहाज कंपनियां थी, जो सरकार की थी, केंद्र की थी, बहुत सी ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं, आईआईटीज है, एम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बस फर्क इतना है कि आज आप कर्ज भी ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अरे थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, तो उतारू क्यों हो जा रहे हैं? जी, रुकिए, सुनिए, आप डिस्टर्ब करते हैं। हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने तो हाथ उठाया, आप भी हाथ उठाइए, कलम दिखाइए। अब ये क्या बोलते हैं कि किस थियरी की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 400 करोड़ के ऊपर कर्ज था, सुई तक नहीं बनाते थे हम लोग। ये किसी ने, हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम कुछ ना कुछ बेच पा रहे हैं, जो ये बेच रहे हैं। मेरे दादा परदादा शायद हल चलाते होंगे, आज हमारे पास मकान है, तो इसके लिए मैं अपने दादा परदादा को गालियां नहीं दूंगा, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। यही हमारी संस्कृति है, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि एनपीएस जो हो रहे हैं हमारे देश में किस तरीके से है। आज आपको मैं बता 2024 क्या है। हमारी नेत्री ने बताया है 2024 की लड़ाई जनता थे क्या? बीजेपी के है। बंगाल में कम्युनिस्ट आपके दादा परदादा थे। जीरो मिल के गए, आपको जीरो लेके गए, आपके बड़े बड़े सरकार के दावे आए थे। ठीक है, 37 साल के बंगाल में कम्युनिस्टों का जब शासन था, तो उनको भी आप दादा परदादा मानते हैं क्या? अरे सुनिए ना महाराज। नहीं, कम्युनिस्टों के प्रति आपके दादा परदादा वाली ही रिलेशनशिप है क्या?
अब आप देखिए कितने अभद्र हो जाते हैं कभी कभी आप। अरे भाई मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, अभद्रता इसमें तो मैंने कोई ना मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। मैंने देश के आजादी, जायसवाल जी देश के आजादी जल्दी कंप्लीट कीजिए, करोड़ के कर्ज के बारे में आपको अवगत कराया, धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहता हूं सर, आप जो बताते हैं ना 2024 बहुत सुंदर तरीके से, जिस तरीके से आज हमारी नेत्री ने जो लड़ाई करी 2021 में, पूरे देश को पता चला कि बीजेपी कैसे हारती है। अब इन्होंने क्या किया, नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया। ये बहुत सारे एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन ये वही नड्डा जी है ना जो हिमाचल के हैं, हार गए हैं ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब 156 इंच का सीना है गुजरात में, तो किसकी क्रेडिबिलिटी है और हार किसकी है, ये दुविधा है, ये नहीं बता पाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगा इनको। साथ ही साथ पूछना चाहते हैं सर, ये जो 8 साल बनाम 60 साल है ना, यही आपको ले बीतेगा। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी का दर है वो पिछले 40 साल 50 साल में नहीं हुआ। जो जिस तरीके से महंगाई आपके मुताबिक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और हार जाएगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी ऐसी बात है जो 2019 में नहीं कही गई कि कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, वादे पूरे नहीं किए? ये कौन सी ऐसी बात थी जो 2019 में नहीं दोहराई विपक्ष के नेताओं ने? और कौन सा बड़ा फर्क 2019 से 2023 में जब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बड़ा फर्क है आपके नैरेटिव में? मैं ये जानना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के। मैंने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर तो नहीं दिया मानव जायसवाल जी ने कि क्या टीएमसी को कबूल होगा कि वो राहुल गांधी के साथ जाए। क्या समाजवादी पार्टी ये तय कर पा रही है कि कैसे चुनाव लड़ना है? राहुल गांधी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, अकेले अपने दम पर मोदी जी को हरा लेंगे? क्या आप लोगों का अप्रोच रहेगा चुनाव में? तिवारी जी, लगता है आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार। आप जी आ रही प्लीज बोलिए। 3 बातें प्रमुख हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी 2024 में शानदार जीत दर्ज करती यदि 2014 में अपने किए हुए वादे या 2019 में किए हुए किसी भी एक वादे को पूरा किया होता, बनाम काला धन आया होता, आपके किसी भी दर्शक के अकाउंट में 15 लाख आए होते, टैक्स पेयर को 2-3% की छूट मिली होती इस काला धन से, या फिर बुलेट ट्रेन चल रही होती, किसान की आय डबल हो गई होती, हर परिवार के पास घर होता, हर घर में 24 घंटे बिजली होती, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा होता, सबका साथ सबका विकास हो रहा होता, तो इनमें से कोई भी एक बात जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने की थी उसको अगर पूरा किया होता तो शायद 2024 उनके लिए हैट्रिक का अच्छा साल हो सकता था। दूसरा, आपने पूछा कि 2019 में ये सारी बातें की गई थी। 2019 का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा की एक पृष्ठभूमि में लड़ा गया था और उस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विजय मिली थी। लेकिन 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों, जिन वादों का राम नाम सत्य है हो चुका है, उन वादों की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बूढ़ा जर्जर नेतृत्व रहेगा, उनके पास कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहेगा। पूरे देश में जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाई किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो महबूबा मुफ्ती जी, या फिर पंजाब हो, या फिर शिवसेना हो महाराष्ट्र में, उन सभी पार्टियों को भारतीय के चीथड़े उड़ा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन पार्टियों को तबाह किया, उनके नेताओं को तबाह किया, उन्हें परेशान किया। लेकिन तिवारी जी आप फिर भी ये नहीं बता रहे हैं कि 2024 में आपकी रणनीति क्या है, जो सवाल है। ये तो तमाम लोग कह रहे हैं कि 2024 की रणनीति, जैसा मैंने कहा कि 2024 में, अब मैं तो खुलेआम अभी से लेकर 2024 की चर्चा होती रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से वोट मांगता हूं कि यदि आपके बच्चे को मुद्रा लोन मिला है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके 8 साल में आपके बच्चे को इस पार्टी ने मदद की है नौकरी लगवाने में, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप महंगाई से पीड़ित नहीं है, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, 40 रुपए का डॉलर कर दिया है, और आपको महंगाई फेस नहीं करनी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके आसपास कोई किसान है या आप किसान परिवार से हैं, आपकी आय दोगुनी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके आसपास अमन चैन है, प्रतिदिन आपके जहर आपके दिमाग में, आपके घर में, आपके बच्चों के सामने हिंदू मुस्लिम जहर नहीं बोया जाता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर ये सारे नहीं है तो ये मान लीजिए कि पिछले 8 साल में आपको बेइंतहा इस पार्टी ने बेवकूफ बनाया है, अपने चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाया है। अच्छा अप्रोच है। मौसम रजा साहब के पास में चलता हूं, और आपको आगे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश ये बिल्कुल देखा जाना चाहिए वोट देते वक्त। जो घनश्याम तिवारी जी आप कह रहे हैं अच्छा अप्रोच है, ये बिल्कुल देखा जाना चाहिए कि आपके आसपास क्या घट रहा है।